today we are going to learn about national development. आज हम इस वीडियो में नेशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका डेवलपमेंट का ही पार्ट है जो कि क्लास 10th इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है उसके पहले ना आप नेशनल और डेवलपमेंट के बारे में समझ लो। तो नेशनल का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर कंट्री और डेवलपमेंट का मतलब होता है क्या, ग्रोथ। ठीक है, तो नेशनल मीन्स कंट्री एंड डेवलपमेंट मीन्स ग्रोथ। अब आप याद करो थोड़ा प्रीवियस वीडियो वाली बात, जो मैंने डेवलपमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट इज इंडिविजुअल एंड सेकंड पार्ट इज कंट्री। जो कंट्री वाला पार्ट है ना उसी को हम बोलते हैं क्या, नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट refers to the ability of a country to improve the life of its citizen। नेशनल डेवलपमेंट क्या से हम क्या जानते हैं कि अगर किसी कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट हुआ है या फिर उस कंट्री की डेवलपमेंट हुई है, मतलब उस कंट्री के जितने भी लोग हैं उनका भी डेवलपमेंट हुआ होगा। और उससे क्या होगा, तो उससे उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है या फिर लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होगी, इम्प्रूव हुई होगी। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है या फिर इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो इट इंक्लूड फुल ग्रोथ। फुल ग्रोथ मतलब हर एक फील्ड में इम्प्रूव होनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, हर एक फील्ड में ग्रोथ होना चाहिए। लाइक अगर एजुकेशन सिस्टम उस कंट्री का अच्छा है तो मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, और जो सारी फैसिलिटी हमें चाहिए होता है हमें सर्वाइव करने के लिए वो सब अच्छा होना चाहिए। तो जाके हम बोलेंगे क्या कि हाँ उस कंट्री का नेशनल डेवलपमेंट हुआ है। लाइक क्या, एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन हो रहा है तो चलो ठीक है, तो भी अच्छा है। फिर इंडस्ट्री में अगर आपका एक्सपेंशन हो रहा है तो भी अच्छा है, एजुकेशन में हो रहा है तो भी अच्छा है, मतलब ओवरऑल होना चाहिए। और वी कैन से दैट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ नेशन। और हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स होता है नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलते हैं। अभी आगे क्या है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अभी मैंने बात किया कि नेशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट, राइट। तो ओवरऑल डेवलपमेंट सबके लिए अलग अलग नहीं हो सकता है, ठीक है, वो तो ओवरऑल मतलब पूरा। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल से पूछोगे कि हाँ कि आपके लिए नेशनल डेवलपमेंट कब होगा, तो उसका आंसर डेफिनेटली आपसे वेरी करेगा। ठीक है, हर एक पर्सन का डेवलपमेंट का मतलब, नेशनल डेवलपमेंट का मतलब वेरी करेगा। लाइक अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैम आपका क्या आइडिया होगा नेशनल डेवलपमेंट को लेके, तो मैं बोलूंगी कि मुझे तब लगेगा कि हाँ डेवलपमेंट किसी कंट्री की हुई है जब उस कंट्री के लोगों, जितनी वहाँ की पॉपुलेशन है, उनको 3 वक्त का खाना मिल जाए, तो मुझे लगेगा कि हाँ उस कंट्री की नेशनल डेवलपमेंट हुई है। वही अगर आप किसी और से पूछोगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से बहुत अलग होगा। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग होगा, आपके लिए कुछ और होगा कि हाँ अगर उस कंट्री की एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, सारे लोग वहाँ के अगर पढ़ लिख पा रहे हैं, मींस उस कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, लाइक समवन थिंक अबाउट एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी या फिर एक्सेट्रा। कोई कुछ सोचेगा तो कोई कुछ सोचेगा। However, can all the ideas be considered equally important? तो क्या ये सारे आइडियाज हैं, सबका जो अलग अलग मतलब है, अलग अलग चीज है किसी डेवलपमेंट को लेके, प्रोस्पेक्टस है डेवलपमेंट को लेके, क्या सबको हम इम्पोर्टेंटली इंक्लूड करेंगे या फिर कंक्लूड करेंगे? तो हाँ, लेकिन कब करेंगे इम्पोर्टेंट, सब सारी चीज को इक्वली इम्पोर्टेंट हम कब लेंगे, तब लेंगे जब वो जो कोई भी आइडिया है वो सबके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, कोई स्मॉल ग्रुप के लिए नहीं, सबके लिए, मतलब जितनी भी यहाँ के लोग हैं सबके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो उस आइडिया को हम कंसिडर करेंगे क्या चीज में, नेशनल डेवलपमेंट में। एग्जाम्पल, अगर किसी ने सोचा कि अगर एजुकेशन अच्छी हो जाएगी तो नेशनल का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब कंट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो हमने बोला ठीक है अभी एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, बहुत लोग को उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है जितना मिलना चाहिए, तो ठीक है। लेकिन अगर कोई बोले कि यार कि मुझे ना यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में शॉपिंग मॉल नहीं है, तो अगर वहां पे शॉपिंग मॉल खुल जाए तो उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो भाई ये आप पर्टिकुलर एरिया के बारे में सोच रहे हो, पूरी कंट्री के बारे में नहीं सोच रहे
खुल जाएगा। एक एरिया में स्विमिंग पूल अगर हम खोल देंगे तो उससे क्या होगा, पूरी कंट्री का डेवलपमेंट होगा? नहीं, हमें पूरी कंट्री को लेके साथ में चलना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। सबने सुना होगा या फिर न्यूज में अधिकतर आते रहता है क्या कि वो कंट्री बहुत अमीर है, इंडिया बहुत गरीब है, चाइना बहुत अमीर है, या फिर श्रीलंका बहुत छोटा है लेकिन वो ठीक है, नॉर्मल है। तो हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं उस चीज को? कैसे हमें पता चलता है कौन सी कंट्री अमीर है और कौन सी कंट्री गरीब है, और कैसे कौन सी कंट्री ज्यादा डेवलप है, कौन सी कंट्री अंडर डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलप ही नहीं है, कैसे पता चलता है? तो बच्चे हम उसको डिसाइड करते हैं वहां की टोटल इनकम से। ठीक है, वहां की कोई भी कंट्री का जो टोटल इनकम होता है उससे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी कंट्री कितनी अमीर है और कौन सी कंट्री के पास कितना पैसा है। ठीक है, for measuring countries their income is considered to be one of the most important attributes. ये समझ में आ गया लाइन? Second, country with higher income are more developed than other with less income. जिस कंट्री के पास जितना पैसा होगा उसे हम ज्यादा डेवलप मानते हैं। अभी क्वेश्चन है कि मैम कैसे पता चलेगा कि टोटल इनकम क्या है उस कंट्री का? What is the income of a country? तो वो होगा वहां की रेसिडेंट का टोटल इनकम, मतलब वहां की रेसिडेंट का जो इनकम होगा पर ईयरली, उसी को हम बोलते हैं क्या? टोटल इनकम। तो अब एक और बात आया दिमाग में कि मैम जिस कंट्री में लोग ज्यादा है वहां का टोटल इनकम ज्यादा होगा, तो क्या वो कंट्री ज्यादा डेवलप है? नहीं, आगे समझने वाले हैं। द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये लाइन मैंने पहले बता दिया है, और ये हमें देती है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, या फिर इनकम ऑफ द रेसिडेंट और फॉर द पर्टिकुलर कंट्री से ही हमें मिलता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। But different countries have different populations, right? Hence, we compare the average income, which is the total income of the country divided by its total population. इसीलिए हमें टोटल का इनकम ऑफ द कंट्री निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? कौन से इनकम को लेते हैं? तो एवरेज इनकम को लेते हैं। एवरेज इनकम से हम कंसिडर करते हैं कि कौन सा कंट्री ज्यादा अमीर है या फिर कौन सा कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है और कौन सा नहीं है। एवरेज इनकम क्या होता है? तो एवरेज इनकम होता है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या हुआ कि ये कैसे पता चलेगा? तो एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो एक स्टेट में 3 लोग हैं, 3 लोग नहीं होते हैं लेकिन ये एग्जांपल है तो हो सकते हैं। ठीक है, 3 लोग हैं, तीनों का जो इनकम है ईयरली, आप वो डिसाइड कर लो कि 2000 ही है, बहुत पता नहीं कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, 2000 ही है, तो वो क्या करेंगे, पहले हम 2000 और 2000 को प्लस करोगे तो आ जाएगा क्या? 6000। ये हमारा आ गया क्या? तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। अब उसे हमें डिवाइड करना है वहां की पॉपुलेशन से। तो वहां पे कितने लोग थे? 3 लोग ही थे, तो उसको 3 से डिवाइड कर लो तो हमारा एवरेज इनकम निकलेगा 2000। तो उसे हम बोलते हैं क्या? एवरेज इनकम से हम कंसिडर करते हैं हमारा टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, या फिर उसी से हम कंसिडर करते हैं कि हाँ कौन सा कंट्री कितना अमीर है और कितना गरीब है। और एवरेज इनकम को ही हम एक और नाम से जानते हैं, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम इसका एक और नाम है, तो एमसीक्यू में आ सकता है। आगे आप समझते हैं एवरेज इनकम क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, डिफाइन एवरेज इनकम, तो कैसे पता चलेगा? तो पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मनी अर्न पर पर्सन इन अ नेशन। पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम से हमें पता चलता है एक नेशन में एक लोग कितना कमाते हैं। ठीक है, it can be used to determine the average per person income and to evaluate the standard of living and quality of life of the population. और per capita income से हमें ये पता चलता है कि वहाँ की जो लाइफ है, पहले तो ये पता चलता है कि वहाँ की एक पर्टिकुलर जो पर्सन है वो कितना कमाता है, और दूसरा ये पता चलता है कि वहाँ के लोग कैसे अपना लिविंग स्टैंडर्ड बिता रहे हैं या फिर उनकी लिविंग स्टैंडर्ड कैसी है। ठीक है, Why do we need to calculate per capita income? हमें क्यों जरूरत पड़ती है per capita income कैलकुलेट करने की? To know per person income of the country,
ये तुम्हें पता है कि वहाँ के लोगों का पर पर्सन इनकम कितना है, एक लोग का इनकम कितना है, उसे जानने के लिए जरूरत पड़ती है। और टू कंपेयर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्रीज, कौन सी कंट्री कितनी अमीर है या फिर कौन सी कंट्री का इकोनॉमी ज्यादा अच्छा है, कौन सी कंट्री का इकोनॉमी कम अच्छा है, उस चीज की भी जानकारी हमें पर कैपिटा इनकम से मिलती है। टू कंपेयर द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट्स, सिर्फ कंट्रीज नहीं, हम स्टेट्स की भी इकोनॉमी को कंपेयर कर सकते हैं अगर हमें पर कैपिटा इनकम पता है तो। टू नो द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल इन पर्टिकुलर कंट्री, हमें ये पता चलता है कि कौन से कंट्री के लोग कैसे जी रहे हैं। अब ये तो हो गया। अभी हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट एवरेज इनकम, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। लेकिन ना सब अच्छा नहीं है एवरेज इनकम का, कुछ उसमें भी डीमेरिट्स है, कुछ चैलेंजेस हैं। वो क्या अभी बताते हैं। वो ये है कि आप इमेजिन करो हमने क्या किया था, वो जो वहाँ की जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड किया था वहाँ की टोटल इनकम को, कोई कंट्री की टोटल इनकम को। बट दिमाग में बात आई कि यार उसमें तो सारे लोग आएंगे ना, वर्किंग भी नॉन वर्किंग भी, तो फिर हमें कैसे पता चल रहा है कि मतलब एक्चुअल हमें एवरेज इनकम नहीं पता चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? क्योंकि अगर वो वहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन थी उससे हमने डिवाइड किया है तो उसमें आप हो, आपकी मम्मी है, हम हैं, आपके ये भाई बहन रिलेटिव सब है, तो क्या सब काम कर रहे हैं? नहीं। अब आपके यहाँ मान लो सिर्फ आपके पापा कमा रहे हैं तो सिर्फ उनका निकलना चाहिए ना पर कैपिटा इनकम, बट हमने तो सबका निकाल दिया। तो अब जो काम नहीं कर रहा है उसका भी हमने निकाल दिया कि हाँ वो 2000 कमा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है। तो हमें एक्चुअल जो इनकम है या फिर वो कैपिटा इनकम है वो नहीं पता चल पाता है किससे, एवरेज इनकम से। अब ये है हाउ टू कैलकुलेट एवरेज इनकम। तो इसमें एक छोटा सा आपको कॉलम्स और रोज दिख रहे होंगे जिसमें हमने 2 कंट्री को कंपेयर किया है। ठीक है, ए और बी आपकी 2 कंट्री है, वहां पे इमेजिन करो कि 5 लोग रह रहे हैं दोनों कंट्री में। तो पहला वाला अगर आप देखोगे तो उसमें 100 वहां के लोगों का अर्निंग है। तो ये देखो कि इसमें अगर एवरेज इनकम निकालोगे तो वो तो आपको निकालने आ जाएगा। ये आपकी होमवर्क है कि आपको इसका एवरेज इनकम निकालना है। सेकंड में आओ बी में, इसमें क्या है कि ए है वो मतलब बी में जो पहला आदमी है वो 10 रुपीज ही सिर्फ अर्न कर रहा है, दूसरा आदमी 400 रुपीज अर्न कर रहा है, तीसरा आदमी 10 रुपीज अर्न कर रहा है, मतलब चौथा आदमी आपका 20 रुपीज अर्न कर रहा है और जो 5वां आदमी है वो 60 रुपीज अर्न कर रहा है। अब इसका जब हम एवरेज इनकम निकालेंगे तो क्या होगा कि जो कम कर रहा है उससे भी ज्यादा निकाल लेंगे ना एवरेज इनकम उनका, लेकिन हमें तो बराबर निकालना था, मतलब बीच का निकालना होता है एवरेज इनकम में। लेकिन जो कम कर रहा है उसका भी हम ज्यादा कर लेंगे, जो ज्यादा कर रहा है भाई उसको तो नुकसान होगा। ठीक है, तो ये भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें एवरेज इनकम में। हम नेक्स्ट देखने वाले हैं वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, मतलब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। ये क्या होता है? तो ये आपका एक रिपोर्ट है जिसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं कंट्रीज को कि कौन सी कंट्री रिच है और कौन सी कंट्री पुअर है और कौन सी कंट्री मिडिल पुअर या फिर मिडिल रिच है। ठीक है, अब उसको कैसे हम वैरी करते हैं या फिर उसको कैसे डिराइव करते हैं? तो उसको हम डिराइव करते हैं वहां की इनकम से। तो कंट्री विद पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 12,056 per annum ever in 2017 are called rich countries। जिस कंट्री के पास US डॉलर 12,056 पर annum से ज्यादा या फिर उतना पैसा रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, या फिर उतना पर कैपिटा इनकम एक साल का है तो उसे हम बोलते हैं कि वो रिच कंट्री के अंदर आएगा। Those with per capita income of US dollar 955 or less are called low income country। और जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम US डॉलर 955 या फिर उससे कम है तो वो हमारा आ जाता है लो इनकम कंट्रीज में। ये हमने कंट्रीज को डिवाइड किया है किसके बेसिस पे? तो इनकम के बेसिस पे। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल income countries because its per capita income is 2017 was just US dollar 1,820 per annum। हम कहाँ आते हैं? हम मतलब हमारी कंट्री कहाँ आती है? तो हमारी कंट्री आती है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में। क्यों? क्योंकि हमारी जो US डॉलर 2017 मतलब पर कैपिटा इनकम 2017 में कितनी थी? तो वो थी 1,820 पर एनम ओनली।
इसीलिए हमारी जो पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, तो हम कहाँ आएंगे, तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आएंगे। नेक्स्ट है द रिच कंट्री, एक्सक्लूडिंग countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries। जितनी भी रिच कंट्री है, लेकिन उसमें एक्सक्लूड हमने क्या किया है, तो हमने एक्सक्लूड किया है मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज को। मतलब वो रिच कंट्री है लेकिन वो डेवलप कंट्री में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि सिर्फ इनकम जरूरी नहीं होता है, और भी बहुत सारी क्राइटेरिया है जिसके बेसिस में हम डिवाइड करते हैं डेवलप अंडर डेवलप कंट्री को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं उसी चीज के बारे में कि इनकम और अदर क्राइटेरिया क्या होती है। इनकम के बारे में हमने पढ़ लिया कि सिर्फ इनकम आपके लिए जरूर पर कैपिटा इनकम जो होता है हमारा, सिर्फ वो जरूरी नहीं है, और भी बहुत सारी चीज जरूरी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जब इंडिविजुअली पढ़ रहे थे कि एक लोगों के लिए वो मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक जो थिंग्स था, उसमें कि कोई इंडिविजुअल के लिए सिर्फ सैलरी या फिर सिर्फ इनकम जरूरी नहीं होता है ना, कि वो खुश है, वो हैप्पी है अपने लाइफ में कि नहीं, उसको और भी बहुत सारी चीज चाहिए होती है। लाइक उसको फ्रीडम चाहिए होता है, उसको रेस्पेक्ट चाहिए होता है, उसको सिक्योरिटी चाहिए होती है, उसको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। सिमिलरली नेशन को भी सिर्फ इनकम नहीं चाहिए होता है, नेशन को भी बहुत सारी चीज चाहिए होता है इनकम के साथ। मतलब नेशन को हम डेवलप तभी बोलेंगे जब इनकम के साथ इसके पास अदर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। एवरेज इनकम इज नॉट एनफ, थिंक ऑफ अदर इक्वली इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। सिर्फ एवरेज इनकम जरूरी नहीं है, हमें उस चीज के भी बारे में सोचना है जो बिल्कुल इसके इक्वली एट्रीब्यूट्स है। आगे देखते हैं। तो पहले तो इक्वली एट्रीब्यूट्स है, ये हमें पता है, वो चीज के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले आप ये देखो कि पर कैपिटा इनकम ऑफ सेलेक्ट स्टेट्स। ठीक है, सिलेक्टेड स्टेट है, सेलेक्ट स्टेट्स की आपके एनसीईआरटी में एक चार्ट गिवन है जिसमें 3 स्टेट्स हैं। नंबर 1 है हरियाणा, नंबर 2 है केरला और नंबर 3 है बिहार। तो आप इसमें खुद आप डिसाइड कर सकते हो, फिर खुद अनुमान लगा सकते हो कि कौन सी कंट्री का पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। डेफिनेटली इसमें शो कर रहा है कि जो हरियाणा है उसका पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, और सबसे कम किसका है, बिहार का। तो डेवलप्ड स्टेट कौन होगा, हरियाणा, और लोअर डेवलप्ड स्टेट क्या कौन होगा, तो वो होगा बिहार। Let us compare the per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. So if per capita income were to be under as the measure of development, Haryana will be most developed state of the 3. तो अगर हम सिर्फ इनकम को देखेंगे, इनकम के बेसिस पे कैटेगराइज करेंगे, तो हरियाणा जो होगा वो मोर डेवलप्ड स्टेट्स होगा। ठीक है, लेकिन अभी एक और है, एक और क्या है कि अभी तक तो हमने बात किया कि सिर्फ इनकम के बेसिस पे। ये हमारा सेकंड चार्ट है। सेकंड चार्ट ये है जिसमें आपने क्या देखा है कि स्टेट्स है, पहले वाले में, सेकंड में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, थर्ड है आपका लिटरेसी रेट, और फोर्थ नंबर है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो उसको शुरू करने से पहले इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्फेंट में तो पता है आपको, बच्चा, छोटा बच्चा, मतलब 1 साल से कम का बच्चा, तो उससे ही हम बोलते हैं इन्फेंट। और मोर्टेलिटी रेट बेसिकली होता है कि मान लो 1000 बच्चे हैं, 1000 बच्चे में से 1 साल या फिर उससे कम की उम्र में कितने बच्चे नहीं बच पा रहे हैं। ठीक है, तो हरियाणा में कितने बच्चे नहीं बच पा रहे हैं, 30 बच्चे, केरला में सिर्फ 10 बच्चे, और बिहार में 35 बच्चे। ठीक है, जिनको अपना जान गंवाना पड़ रहा है ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक फैसिलिटी। ठीक है, लिटरेसी रेट क्या होता है, कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं। ठीक है, कितने बच्चे या फिर कितने लोग वहां पे पढ़े लिखे हैं, ये परसेंटेज में है। हरियाणा में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो 82% पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे मीन्स कि उनको वो कोई भी चीज लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्लस कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो हरियाणा में 82% जो है लोग वहां पे लिटरेट हैं। केरला में 94% लिटरेट है, बिहार में सिर्फ 62% लोग लिटरेट है, मतलब पढ़े लिखे हैं। थर्ड है आपका नेट अटेंडेंस रेशियो। ये होता है कि कितने लोग स्कूल गए हैं। स्कूल गए हैं मतलब 14 से 15 साल की उम्र तक में कितने बच्चे स्कूल जा पाए हैं। तो हरियाणा में 61%
केरला में 83% और बिहार में 43% बच्चे ही 14 से 15 साल तक के बीच में स्कूल जाते हैं, नहीं तो कोई नहीं जाता है। अब आप कंपेयर करो अपने प्रीवियस डेटा और अभी के डेटा से। आपने उसमें क्या देखा था कि हरियाणा की जो अगर इनकम के बेसिस पे हमने डिवाइड किया था स्टेट्स को, तो हरियाणा सबसे ऊपर था, सबसे ज्यादा डेवलप था। लेकिन इस वाले डेटा में हरियाणा सेकंड पे है। क्यों सेकंड पे है? क्योंकि वहां पे लैक ऑफ पब्लिक फैसिलिटी है। लैक ऑफ पब्लिक फैसिलिटी क्या होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बेसिकली वहां पे क्या होगा कि शायद मेडिकल की कमी होगी, मेडिकल फैसिलिटी की कमी होगी, हॉस्पिटल्स की कमी होगी, एजुकेशन की कमी होगी, ट्रांसपोर्ट की कमी होगी, तभी तो वहां पे बच्चे को नहीं बचाया जा रहा है। उन्हें पता ही नहीं है बच्चे की कैसे केयर किया जाता है, क्योंकि उन्हें वैसा कुछ बताया ही नहीं गया है बेसिकली। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, तो वो है बिहार में। वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं शायद, या फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कम है, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी बहुत खराब है, ये रीजन हो सकता है। और हरियाणा आपका सेकंड नंबर पे आ रहा है। बिहार से अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, और सबसे अच्छा केरला का है। केरला के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वहाँ के बच्चे ज्यादा स्कूल जा रहे हैं, वहाँ के लोग लिटरेट हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, तो पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों में डिफरेंस निकाल पाओगे कि कैसे सिर्फ इनकम के बेसिस पे हम कोई भी कंट्री को डेवलप या फिर कोई भी स्टेट को डेवलप और कोई भी स्टेट्स को अंडर डेवलप नहीं बोल सकते हैं। हमें बाकी तीन चीज की भी जरूरत होती है कोई भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए। यही रीजन था कि हमने जो उसका भेदभाव किया था ना आपका प्रीवियस वीडियो में, जिसको मतलब एक्सक्लूड किया था कुछ स्मॉल कंट्रीज को, तो ये रीजन था, वहां पे पब्लिक फैसिलिटी नहीं थी। अब बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज की। पब्लिक फैसिलिटीज क्या है? तो फैसिलिटी विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंसिडर एज पब्लिक फैसिलिटी लाइक हॉस्पिटल, ऑफिस, स्कूल, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। पब्लिक फैसिलिटी में वो सारी फैसिलिटी आती है जो हमें गवर्नमेंट के द्वारा मिलती है, गवर्नमेंट के द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, लाइक ट्रांसपोर्ट। अभी ट्रांसपोर्ट बोलोगे कि मैम वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लेकिन प्राइवेटली भी चलाया जाता है। लेकिन आप देख लो ट्रेन क्या है? ट्रेन तो गवर्नमेंट ही हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। फ्लाइट भी है कि हाँ कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कुछ अपनी प्राइवेट सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती है। लेकिन बहुत सारी चीज है जो गवर्नमेंट ही सिर्फ हमें प्रोवाइड कर सकती है, लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रोड की फैसिलिटी, ये सारी चीज हमें कौन प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अभी आप बोलोगे कि मैम वो हम अकेले क्यों नहीं कर सकते, क्यों हम डिपेंडेंट हैं गवर्नमेंट पे? तो बच्चे हम डिपेंडेंट है गवर्नमेंट पे क्योंकि ये सारी चीज है ना, ये बल्क में होती है। बल्क मतलब एक साथ किया जा सकता है, और अगर बल्क में होगी ना तो वो थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव होगी अगर हम इंडिविजुअली अपने घर तरफ अगर रोड बना लें। अब तो पॉसिबल है कि कोई एक बंदा रोड बना रहा है तो वो यहाँ पे भी बनाएगा, अपने घर तरफ बनाएगा, उसको जहां जहां काम है वहां तक वो रोड बनाएगा? नहीं ना। इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ से मिलेगी? हम खुद अपना मतलब अगर रिवर चल रही है तो हम खुद जनरेट करें, सिर्फ अपने घर के लिए यूज करें? नहीं, वो चीज आपको गवर्नमेंट सबके लिए, वो पब्लिक फैसिलिटी, इसीलिए उसे पब्लिक फैसिलिटी बोलते हैं क्योंकि वो सबके लिए होती है। ठीक है, आगे अभी कंपैरिजन बिटवीन टू स्टेट्स हमने देख लिया कि हरियाणा, केरला और बिहार के बारे में। अब उसी को कंपेयर करने वाले हैं, पंजाब और केरला को कंपेयर करने वाले हैं। बेसिकली पंजाब था मोर डेवलप, किस चीज के लिए? तो इनकम के बेसिस पे। केरला था लेस डेवलप, किस चीज के लिए? इनकम के बेसिस पे। लेकिन पंजाब के पास हाई IMR है, मतलब वहां के बच्चे ज्यादा मर रहे हैं एक साल या फिर एक साल से कम की उम्र के, और वहां पे लो पब्लिक फैसिलिटी है। कोई फायदा नहीं हुआ वहां पे मोर डेवलप्ड होने का, बच्चे अभी भी अपनी जान गंवा रहे हैं। वहां पे पब्लिक की फैसिलिटी की कमी है, पब्लिक फैसिलिटी की वहां बहुत कमी है। ऑन दी अदर हैंड केरला अगर आप देखोगे तो वो लेस डेवलप है, उतना ज्यादा डेवलप नहीं है अगर आप इनकम के बेसिस पे कंसिडर करोगे तो। लेकिन वहां पे लो IMR है, वहां पे बच्चे कम मर रहे हैं, और सेकंड वहां की जो पब्लिक फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है अगर कंपेयर करोगे पंजाब को। तो ये था आपका पब्लिक फैसिलिटी। अब हम ना इस सारे टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, शुरू करें?
Our first question is, which of the following is the most important component for comparing different countries? Different countries को compare करने के लिए सबसे ज़्यादा important component कौन सा है ये चारों में से? Population या फिर population, income, per capita income, resources. क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, per capita income. Next question. Next question है, total income of the country divided by its population is known as. Total income of the country को अगर हम divide करेंगे उसके population से तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं capital income, national income, per capita income या फिर GDP. क्या बोलते हैं? उसे हम average income बोलते हैं. Average income का एक और नाम क्या है? Per capita income. Proportion of literate population in the 7 and above age group is called. अगर 7 या 7 साल के ज़्यादा उनके बच्चे अगर लिटरेट हैं, बच्चे अगर लिटरेट हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे उसके प्रोपोर्शन को क्या बोलते हैं बेसिकली? ए नॉलेज रेट, बी लिटरेसी रेट, सी अटेंडेंस रेट या फिर डी एक्सेलेंस रेट. उसे हम बोलते हैं लिटरेसी रेट, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, सही है. Our fourth question is, which category does India come under? हमारे जो इंडिया है वो कौन से कैटेगरी में आती है? हाई इनकम कंट्रीज? नहीं. लो मिडिल इनकम कंट्री, लो इनकम कंट्री या फिर हाई मिडिल इनकम कंट्री? हाई वाले वर्ड को तो गाली हटा दो कि हाई नहीं है हमारे कंट्री में कहीं भी. तो है, हो सकता है, लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में नहीं है. तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लो मिडिल इनकम कंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए. Per capita income is also known as. Per capita income को हम और किस नाम से जानते हैं? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था. बताओ. ऑप्शन नंबर ए मार्जिनल इनकम, ऑप्शन नंबर बी एवरेज इनकम, ऑप्शन नंबर सी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी टोटल इनकम. ऑप्शन नंबर बी एवरेज इनकम इज आवर करेक्ट आंसर. Next question. Countries with higher income are dashed than other with less income. जिसके पास ज्यादा पैसा है वो क्या है? लेस डेवलप्ड है, लेस स्ट्रॉन्गर है, मोर डेवलप्ड है या फिर मोर ऑर्गेनाइज्ड है? क्या है? तो वो मोर डेवलप्ड है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोर डेवलप्ड. सो ये वीडियो आपकी यहीं पे खत्म होती है. जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि ये आपकी पार्ट 2 है. इसमें हमने जितने भी 2-3 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है. नेक्स्ट टॉपिक जितनी भी आपकी बची हुई है उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. थैंक यू.